सो न्यूमेरिकल्स देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चंस देखना शुरू कीजिए। इसमें दो न्यूमेरिकल हम कर चुके थे, बेसिक न्यूमेरिकल्स तो सिर्फ आपको मेथड सिखाने के लिए। उजैर, आप कल जो मुझसे पूछ रहे थे वो अभी पूछ लीजिए, जो आपका डाउट था। सर पूछ लूं? हाँ बताइए। सर एक तो पहले सर हम असाइनमेंट तो सर डिस्कस नहीं करा सर। अच्छा, असाइनमेंट का है कोई डाउट? आप बता दोगे तो मैं कर लूंगा। हाँ सर मेरा है सर, वो वाला है सर, थर्ड क्वेश्चन जो है सर। एक मिनट, मैंने इसको शुरू कर दिया, मैं इसको आगे बढ़ा दूं फिर मैं थर्ड ओ क्वेश्चन। ओके सर, ओके सर। और बताओ। और सर एक वो था कि सर जब दो पुली वाला था सर, सर जैसे सर एक फिक्स्ड पुली है जी उससे दो मूवेबल पुली कनेक्टेड है, ठीक है। और उन दोनों पुली पे दो दो मासेस हैं सर। ठीक है। तो सर उसमें बस मुझे एक्सेलरेशन देखना है सर, किसकी कैसे लेंगे सर, क्योंकि दो पुली भी मूव कर रही हैं और फिर डिब्बे भी सर, तो उसमें समझ नहीं आ रहा था सर। अच्छा, उसमें आप कंस्ट्रेंट मैंने एक बार लिखा था ना, कंस्ट्रेंट लिखना होगा देख कर ना उजैर। जी सर। हमेशा मल्टीपल पुली में आप एक्सीलरेशन नहीं कंपेयर कर सकते, आपको कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रेंट जो संडे की क्लास होती है, इस संडे यार मेरी जरा कुछ तबियत गड़बड़ थी तो क्लास गड़बड़ आ गई, ओके वरना इस ओके। संडे मुझे सिखाना था। वो कंस्ट्रेंट हमने इसलिए मिस किया था क्योंकि वो बिना पावर के नहीं हो सकता, उसके जो ट्रिक्स हैं उसमें पावर हम यूज करते हैं। ओके सर, ओके तो सर, जो तुम मतलब सर हमें वो डायरेक्ट, पढ़ना है। वो असल में सीबीएसई में नहीं है, स्कूल में नहीं है, लेकिन वो एंट्रेंसेस के लिए काम की चीज है। तो जो जी डायरेक्ट सर। हो सकता था वो क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करा दिया था, लेकिन जहां कंस्ट्रेंड इक्वेशंस चाहिए उसके लिए मेरे पास थ्योरी नहीं थी उतनी, तो मैंने उसको वहां छोड़ दिया था। वो जैसे ही मैं पावर करा दूंगा वैसे ही मैं संडे वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा। और ओके सर, तुम्हारा वो थर्ड न्यूमेरिकल मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, बस इसको करा दूंगा। ओके सर, ओके सर। तबियत सही है तुम्हारी? जी सर। क्या हो गया था आंख में? अरे सर मतलब ब्लर हो जाता था सर एकदम से ही सर, अगर ज़्यादा फ़ोन पे बैठ जाता तो। सही क्वेश्चन, कोई डाउट वाला है? नहीं यार, ये ना जो मैंने लास्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कराया था उस पर न्यूमेरिकल है, अभी डाउट्स वाला नहीं ले रहा। इतना लेंथी क्वेश्चन लिखते थे बस। एक लाइन का आंसर है लेकिन हाँ देखो, एक स्मूथ ब्लॉक दिया है आपको, मास m है, इसको कुछ हाइट से रिलीज कर दिया, स्लाइड्स एंड कंप्रेस द स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k। तो उसको ऐसे समझिए कि यहाँ ऐसे एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है, हाइट कुछ h है, यहां से ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ आता है और यहाँ स्प्रिंग लगी हुई है। पहले स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पर थी, बॉक्स आता है और बॉक्स आकर स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता है। बॉक्स ने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। मान लीजिए पहले स्प्रिंग यहां तक होती थी, सो इसको देख लीजिए, मैं दो दो डायग्राम्स नहीं बनाऊंगा यार, देखो ना टाइम वेस्ट होता है। पहले स्प्रिंग यहां थी, बॉक्स के आने के बाद ये स्प्रिंग कंप्रेस होकर यहां तक चली गई। पहले स्प्रिंग यहां तक थी, बॉक्स के आने के बाद स्प्रिंग कंप्रेस होकर पीछे तक चली गई, यहां तक चली गई। तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है, भाई बता देना ये कंप्रेशन कितना होगा। अब यहाँ पर पहले जितनी उसने कहानी बताई है उस कहानी को पढ़कर ये डिसाइड करो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। यस सर। यस सर। अब देखिए लास्ट क्लासेस में मैंने आपको ये सिखाया था, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। मतलब ये एग्जैक्ट मेथड है, बट अंदाजा होगा आपको कि अननेसेसरी कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, बट दिस इज अल्टीमेट। कहीं आप अटक जाओ तो आप इसे यूज करो।
लेकिन ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इसमें इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेथड आता है आपको, आप डायरेक्ट देखो बॉडी यहाँ रखी हुई है, मास है। सबसे पहले अपना सिस्टम आइडेंटिफाई करो, सिस्टम की इनिशियल और फाइनल पोजीशन आइडेंटिफाई करो कि इनिशियली आपका सिस्टम कैसा था। इनिशियली मास यहां था और स्प्रिंग को मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूं कि स्प्रिंग यहां तक थी। इनिशियली मास यहां रखा था, इनिशियली स्प्रिंग यहां थी। इनिशियली क्या सिस्टम की कोई काइनेटिक एनर्जी थी? नो सर। नो सर, रेस्ट पे थी ना सर वो पहले। सब कुछ रेस्ट में था। अब जी क्या सर। सिस्टम में कोई पोटेंशियल एनर्जी थी? जी सर। यस सर। देखो ऐसे सोचोगे, कौन सी पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी? मास कुछ हाइट पे रखा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। mg। यस सर, mg। हाँ? क्या स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी थी? नो सर, वो तो जीरो थी सर No, sir. कंप्रेस नहीं थी, स्प्रिंग मीन पोजीशन पर थी। स्प्रिंग की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, और कुछ नहीं था। तो आप लिख सकते हो कि इनिशियल जो एनर्जी थी ना, टोटल एनर्जी, दैट वाज mgh। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, टोटल इनिशियल एनर्जी इज टोटल फाइनल एनर्जी। कोई भी फालतू की चीज नहीं लिखूंगा, सिर्फ वो जो है उसकी वैल्यू रखूंगा। था सिर्फ mgh पहले। अब ये फाइनल है कि मास यहां आ गया और स्प्रिंग के साथ कोलाइड करके स्प्रिंग को कंप्रेस करा दिया। अब ये बताओ, जब मास फाइनली यहां पहुंच गया तो क्या मास की कोई पोटेंशियल एनर्जी है? ग्राउंड पर आ गया। No, नहीं sir. सर, जीरो No, है। sir. Zero. क्या अब मास स्प्रिंग के साथ कोलाइड कर रेस्ट में है, क्या मास की कोई काइनेटिक एनर्जी? नो No, सर। sir. No, sir. मास की कोई काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ शफक, अभी इस तरह के क्वेश्चन ना अगर ऐसा होता तो फिर उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, अगर स्प्रिंग किसी हाइट पर होती तो फिर मास की पोटेंशियल एनर्जी भी रुक जाती, लेकिन स्प्रिंग ग्राउंड पर रखी हुई है तो मास की पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, कंप्रेस होने की वजह से कौन सी एनर्जी आई होगी? Potential energy. Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ kx। Square. x निकालना है, सीधा सीधा काम है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2mgh/k। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा ऐसे किया करो। आप चाहो तो गलती नहीं करना चाहते, करना चाहते हो चीजों को, तो ऐसे लिख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को फाइनल माइनस इनिशियल लिख दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को फाइनल माइनस इनिशियल लिख दो जीरो। बस ख्याल रखना, जब काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो तो एक की नहीं ले रहे, सबकी ले रहे हो। सब कुछ रेस्ट में, पहले भी रेस्ट में था, जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ मास की नहीं है, स्प्रिंग की भी है। भाई फाइनली मास की पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई क्योंकि मास ग्राउंड पर आ गया। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, उसे आप कहते हैं हाफ kx²। इनिशियली मास कुछ हाइट पर था तो मास की पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। तो इसे राइट में ले जाइए, आप निकाल लीजिए। सर जी जी सर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना, मतलब इस क्लास की? फर्स्ट क्वेश्चन। जी जी फर्स्ट क्वेश्चन। ख्याल इस चीज का रखिएगा, अगर वो फ्रिक्शन है तो क्या चेंज आएगा? फिर तो पहला वाला मेथड तो एप्लीकेशन, क्या चेंज आ सर, जाएगा वॉइस बता कट दो। वो रही कहता है। है फ्रिक्शन है, रफ नहीं है। वॉइस कट रही है। मेरी सर वॉइस कट हीट रही है? गेन हो जाएगी ना सर, वर्क डन हो जाएगा उसका, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हाँ मैं पूछ, प्रशांत कह रहा है वॉइस, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? Yes, sir. हाँ सर, बीच में हुई थी सर। वॉइस ब्रेक हो रही है, एक मिनट। सर अब सही है, पहले ब्रेक हो रही थी। अब बेटर है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. सो अगर वो कहता है कि फ्रिक्शन वगैरह है ना, तो यहाँ पर फिर जीरो नहीं आता, यहाँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन आता और फिर आप सॉल्व करते। अच्छा, इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी इक्वल है, ये वाला पार्ट देखिए शफक, आपके सिस्टम में उसने शुरू में ही कह दिया कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो लास्ट फ्राइडे करा था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली एंड टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनली इक्वल होती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मींस इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल।
इनिशियली मास h हाइट पे था, स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड अनकंप्रेस थी, ना स्ट्रेच हुई ना कंप्रेस हुई, स्प्रिंग इज एट इट्स मीन पोजीशन। तो इनिशियली जो एनर्जी थी काइनेटिक वो तो जीरो थी सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इस मास की थी जो हाइट पे रखा था जिसे mgh कह रहे हैं। बाद में जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गई तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई। तो आप कह सकते हैं पहले mgh था एनर्जी, बाद में हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई, इक्वल आ गई। नहीं तो ये जो स्टैंडर्ड मेथड है मैंने उससे भी सॉल्व कर दिया। शफक हुआ कुछ क्लियर? यस सर। चलो जल्दी लिखो इतना, एक न्यूमेरिकल और है। एक दो न्यूमेरिकल करा दूं फिर मैं आप लोगों के डाउट्स पे आ जाता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा। सर हाँ सर मेरा इसमें ये डाउट था सर कि जो हम उसमें काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो इसलिए ले रहे हैं कि सर हम उसी इंस्टेंट पे लेंगे जब वो दबा देगा बस सर। बिल्कुल, आपको कंप्रेशन चाहिए ना, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो उसने दबा कर उसको रख दिया। ओके सर। अब उसके सर बाद मेरा हुआ कहाँ गया वो तो पूछ ही नहीं रहा, कहानी वो कहानी से मतलब नहीं। ओके सर। सर मेरा यही डाउट था सर उसमें भी, सर अब हो गया। सर इस चैप्टर में सब कोलिजन बचा है ना, बाकी तो हो गया। ओके सर। इसे रब कर सर वर्टिकल सर्कल भी हो गया। वर्टिकल सर्कल। हाँ जी रब Sir, कर। final kinetic यस सर। No, sir. अच्छा सर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपने किसकी लिखी है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अरे काइनेटिक एनर्जी नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ओके काइनेटिक तो हाफ mv स्क्वायर होती है, पहले भी जीरो फाइनली भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर। तो कभी कभी लगता है कि एक आदमी में बिठाऊं जो सबके आते ही ना क्लास में पहले 5 मिनट सबका वाइवा ले बैठ के कि कितना याद है पुरानी क्लास का। चलो जी रब कर दूं। Yes, sir. यस सर। चलिए इसको रब करते हैं। एक क्वेश्चन और देखना, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो ये न्यूमेरिकल आपसे हैंडल हो जाना चाहिए। एक ब्लॉक है मास m का, स्ट्राइक अ लाइट पैन। मैं जब वो लाइट पैन कह देना, लाइट कुछ भी कह रहा है, दैट मीन्स उसका मास नहीं है, मास मत ले लेना, देगा भी नहीं मास, उसके मास की टेंशन मत लेना, नेग्लिजिबल मास है। फिटेड विद अ वर्टिकल स्प्रिंग, fitted with a vertical spring. After falling through a distance h, if stiffness of the spring is K, find maximum compression of the spring. भाई वैसे इतनी बहुत क्लियर लैंग्वेज है, आपके समझ में आ जाना चाहिए, फिर भी मैं एक बार आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि ये एक पैन है और इसे आपने एक वर्टिकल स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया और सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, मैं नहीं करूंगा इसे सॉल्व। स्प्रिंग कांस्टेंट इसके, अभी स्प्रिंग में ना कंप्रेशन है ना एलोंगेशन है, आसिया गलत आंसर है, ना कंप्रेशन है ना एलोंगेशन है, और एक मास m यहां रखा हुआ है h हाइट पर। अब ये मास स्प्रिंग को स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने की वजह से स्प्रिंग
कुछ कंप्रेस हो जाती है, मान लीजिए कुछ एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो जाती है, मुझे एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स क्या होगा। आसिया आपने जो गलती करी है बहुत कॉमन मिस्टेक है इस न्यूमेरिकल के लिए, और ये मास कितनी हाइट पे रखा हुआ है, एच हाइट। चलिए शुरू हो जाइए और आंसर्स लिखना शुरू कीजिए। आसिया दोबारा सोचिए, बहुत छोटी सी मिस्टेक है जो आप कर रही है। सर जी उजैर, सर पोटेंशियल एनर्जी में एक्स भी लेंगे सर? अब वो अगर मैंने वही बता दिया ना तो इस क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं। सोचो, तुम्हें लग रहा है, सोचो सोचो। ओके सर। आराम से करिए सब सॉल्व और आंसर्स लिखते जाइए अपने चैट रूम में। सर जी आसिया बताइए। तो इसमें एच निकालना है ना हमें? जी इसमें एक्स निकालना है। आप एक बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रही हैं, बहुत कॉमन मिस्टेक है, दोबारा सोचिए कहाँ गड़बड़ कर रही हैं। यस सर, मैं दोबारा कर रही हूँ। रशाद का गड़बड़ आ रहा है, साजिद का, साजिद देखो तुमने x को x की टर्म्स में निकाल दिया यार, कुछ तो गड़बड़ है। आतिफ आपने भी x को x की टर्म्स में निकाल दिया, ऐसे थोड़ा ना करते हैं, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में आप कैसे कर दोगे? सर एच की टर्म्स में निकालना है। हाँ x की टर्म्स में नोन है ना, तो उसे आप अननोन की टर्म्स में तो निकालेंगे। साजिद का भी गड़बड़ है, साजिद भी वही गलती कर रहा है, आतिफ भी वही गलती कर रहा है। सर यस उदय। सर यही तो थर्ड क्वेश्चन था सर जो आपने असाइनमेंट में दिया था हम्म। सर, ये समझ। देखो सुनो सुनो, अच्छा यस मदिहा का कुछ सही है, मदिहा सही सोच रही है। देखो सुनो, आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए ना, आप किसी एक पॉइंट को जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए। आप एक काम करिए, इसे मान लीजिए जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये मेरा जीरो है रेफरेंस जहां से मैं हाइट मेजर करूंगा, और यहाँ फाइनल आपका मास हो गया, ये आपका इनिशियल है, ये फाइनल। मुबश्शिरा तुमने कैलकुलेट करा है क्या? बताओ मुझे क्या कैलकुलेट करा? मैं एक्स कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूँ, आप मुझे एक्स की ही टर्म्स में आंसर दे रही है। ये इनिशियल और ये फाइनल। चलो एक बार सुनो जरा, ये अच्छी बात है कि आप लोग सब ट्राई करने लगे। आप देखिए, इनिशियली स्प्रिंग तो अनस्ट्रेच्ड है, मैं ऐसे ही यूज करता हूँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, हालांकि ताकि अगर कहीं कुछ फ्रिक्शन दे दे तो आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख देना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। देखो काइनेटिक एनर्जीज तो जीरो है, इसमें तो कुछ नहीं।
लेकिन जब आप पोटेंशियल एनर्जी लेंगे ना, तो पोटेंशियल एनर्जी में फाइनल में एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब मैं फाइनल लिख रहा हूं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मास m की भी है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी है। जब मैं इनिशियल लिख रहा हूं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मास m की भी है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी है, which is 0। अब देखिए मास m की जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को बताएगा, अगर ये रेफरेंस है और मास m यहां आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mg के मास mgh mgx प्लस माइनस बताओ, फिर माइनस माइनस mgx नीचे आ रहा है ना, तो ये रेफरेंस था, रेफरेंस से नीचे आ गया, तो ये देखो काइनेटिक तो सब जीरो हो गई। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m इज माइनस mgh। इसमें बताओ भाई किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, भाई तुम्हारी स्प्रिंग एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो गई, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स, हाँ ये क्लियर हुआ। अब आ जाओ माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब मास m की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओगे मुझे कितनी थी? ये है रेफरेंस, सर mgh प्लस की माइनस? सर पॉजिटिव स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओगे यहाँ? 0 होगी ना। स्प्रिंग कंप्रेशन एलोंगेट है 0 इज इक्वल टू 0। भाई इतना आया समझ में? Yes, तो sir. मास की ये mgh कैसे हो गई प्लस में? ये मास यहाँ रखा है इनिशियली, तो इसको मैंने रेफरेंस लिया है। रेफरेंस से जब हाइट पर मास है तो पोटेंशियल एनर्जी तो होगी। सर वो नीचे के वाली हाइट नहीं ऐड करेंगे? आप तो हाइट वहां से लेते हैं जो रेफरेंस है, इसको रेफरेंस लिया हुआ है मैंने। ओके सर। अब आप इसको रेफरेंस ले लें तो ये पता नहीं है ना यार, बेवजह एक और वेरिएबल डाल दो अपनी इक्वेशन में और मुसीबत। सर क्वेश्चन में गिवन रहेगा रेफरेंस पॉइंट की तरह? आप रेफरेंस पॉइंट इसे मान के कर लो। इतनी अकल तो लगानी पड़ेगी कि भाई ये दिया हुआ ही नहीं है, बेवजह से क्यों डाल दूं? प्रशांत वहां बैठ के ना कई डिसीजंस ऐसे लेने होते हैं जो मैं सिखा के नहीं भेज सकता। उसमें से एक ये डिसीजन है कि ये तो दिया ही नहीं, तो अगर मैं यहाँ इसको रेफरेंस ले लोगे तो अननेसेसरी एक एल आ जाएगा, एक अननोन क्वांटिटी आनी शुरू हो जाएगी, फिर उसे एलिमिनेट करने के लिए 2-3 काम और करने पड़ेंगे, तो बेटर है इसको यहाँ रेफरेंस ले लो। ओके सर। अब ये आ गया माइनस mgx प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू 0। अब अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर्ली सॉल्व करनी पड़ेगी, तो इसको मैं जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस mgx प्लस सर माइनस नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Minus mgh. माइनस mgh रेफरेंस के ऊपर ही तो है। सर नहीं, माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, तो वहाँ माइनस है, माइनस ब्रैकेट में प्लस mgh प्लस 0 है। बिल्कुल सही करो, बिल्कुल सही, माइनस, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, बिल्कुल माइनस हो जाएगा। अब इसे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से x निकाल दीजिए। चलिए इतना लिख लीजिए। सर 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, अजान हो जाएगा, स्टार्ट करें, इतना लिख लीजिए आप। हाँ तो इसको अब आप कैलकुलेट कर लेंगे या मैं लिख दूं इसका आंसर? सर मैंने आपको भेजा है सर, सही है वो? ऐसे एक बार और कैलकुलेट, सो x आ जाएगा माइनस b विच इज mgx mg प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर विच इज m स्क्वायर g स्क्वायर माइनस 4ac, सो प्लस 4 इंटू हाफ k इंटू mgh। असल में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
divided by 2a, which is 2 into half k. So ये x हो गया, it's mg plus minus root over m square g square plus mghk2 by k. अब देखो यहाँ पर दो रूट्स आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अब आपको थोड़ा सी अकल लगानी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में से क्या वैल्यू होगा. सो x है mg, एक रूट तो ये आएगा प्लस रूट ओवर m आंसर स्क्वायर. में दोनों नहीं लिख सकते हैं हम सर, अभी देखना पड़ेगा, मतलब एंड में. दोनों वैलिड है बच्चे तो दोनों लिख सकते हैं. लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि एक वैलिड ही नहीं है, अनफिजिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो देखना पड़ेगा. तो देखो हमने यहाँ जो x लिया था ना, x को हमने एज अ सेपरेशन यूज किया, और दो पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन मिनिमम 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता. मैं फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस x एज अ वेक्टर कि ये पॉजिटिव भी हो जाए ये नेगेटिव भी हो जाए. मैं x को यूज कर रहा हूं जस्ट एज अ सेपरेशन, जो मिनिमम 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता. यहां तक तो ठीक है, mg प्लस पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आप यहां देखो, ये वाली टर्म इससे बड़ी है, इट्स m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस समथिंग, इससे बड़ी टर्म है, ये तो नेगेटिव आ जाएगी x की वैल्यू, विच इज अनफिजिकल. तो ये नहीं होगा, ये आएगा. तो जब भी आपके पास रूट्स आती हैं तो आपको एनालाइज करनी होती है कि मैथमेटिकली ये वैलिड है या नहीं. सर हाँ रशाद. सर एक मास जो था जब वो उससे स्ट्राइक हो गया था स्प्रिंग पे, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो माइनस एम जी एक्स क्यू माइनस एम जी एक्स प्लस एच क्यू नहीं हुई. आपने रेफरेंस कहाँ लिया, इस पर मैटर करता है ना. सर यहाँ पे भी तो हम रेफरेंस ले रहे हैं, तो ये मतलब नीचे ही जा रहे हैं, तो हम माइनस में लेंगे ना. मुझे ना डिस्टेंस मेजर करके बताया, ये रेफरेंस है जिसको आपने 0 लिया, वह मास यहाँ आ गया, इस डिस्टेंस को मैंने x कहा. तो रशाद बताइए रेफरेंस के हिसाब से कितना नीचे आया, x या h प्लस x. एक्स 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 लेकिन आप कहते हैं कि भाई मैं इसे मानूंगा रेफरेंस, आप इसे रेफरेंस मानते, तो अब क्या आता, एक्स प्लस एच. तो वो डिपेंड करता है आप रेफरेंस का. सो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ जाए. Yes, sir. तो हमेशा हमें एक्स उसे ही मानना, रेफरेंस पॉइंट उसे ही मानना चाहिए ना, वो जो जहाँ पे पहले फर्स्ट केस में स्प्रिंग जहाँ पे है. मर्जी है आपकी, आप जहाँ चाहे मान ले, आप इसे रेफरेंस मान लें या आप इसे रेफरेंस मान लें, मैटर नहीं करेगा. सर ये एच की टर्म्स में कहाँ है? h की टर्म्स में आए जी, h तो नोन है ना, x की टर्म्स में नहीं है. h तो पता है आपको, हाइट तो पता है. सर जब मैंने आपसे पूछा था सर आपने कहा था कि एच की टर्म्स में निकालना है. हाँ मैंने कहा था h की टर्म्स में, तो x और h दोनों x है, मैंने कहा था x निकालना है h की टर्म्स में, तो यहाँ h आ गया. सर अगर हम क्वाड्रेटिक मेथड यूज ना करते सर, ऐसे ही कैंसिल सर करके कुछ होता तो? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता. सर मैंने किया था लेकिन सर वो गलत आ रहा है मेरे लिए. किसी हाल में नहीं होगा, अगर होता तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई नहीं जाता. हमारे हम नीचे है ना रेफरेंस पॉइंट के, तभी तो माइनस mgx लिया. सो एक बार आप दोबारा बताइए, आपने वो प्लस में प्लस माइनस में से प्लस क्यों चूज किया था? यस सर. ये देखिए ये mg है और इसके बाद प्लस m स्क्वायर g स्क्वायर, ये वाली टर्म इससे बड़ी है प्रशांत, है ना. यस सर. प्लस आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ Yes, अगर sir. मैं नेगेटिव ले लूं, mg में से mg से बड़ी टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव होगा. नेगेटिव आएगा सर. और ये x में एज अ सेपरेशन यूज कर रहा हूँ ना, दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन मिनिमम कितना हो सकता है, 0. एक्स. दो पॉइंट्स है, मिनिमम सेपरेशन कितना हो सकता है, 0. अच्छा मिनिमम. सेपरेशन को मतलब ठीक है शायद. खुदा मास इसका नेग्लिजिबल है, ये वाला जो पैन आपने लिया है, पैन का मास नेग्लिजिबल है, इसीलिए मैं इसे इसका मास ही कंसीडर नहीं कर रहा, सिर्फ इस ब्लॉक का मास. ओके सर. चलिए इसको मैं रब कर दूं इसको.
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यस सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज पावर। पावर में भी पर्टिकुलरली मैकेनिकल पावर। देखिए, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर आप कई जगह पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी में भी पावर पढ़ोगे, बट इट्स मैकेनिकल पावर। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। बहुत जनरल से रिलेशन है पावर का कि पावर को आप ऐसे लिख दो, पावर इज वर्क डन इन टाइम t डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन और टाइम का जो रेशियो होगा, उस रेशियो को आप पावर कह दोगे। इट्स वर्क डन इन टाइम t डिवाइडेड बाय टाइम t। ये पावर है। कुछ चीजें याद रखिएगा पावर के लिए कि पावर स्केलर क्वांटिटी है। पावर की जो SI यूनिट होगी, दैट SI यूनिट इज वर्क डन अपॉन टाइम, सो इट्स जूल बाय सेकेंड्स, जूल्स पर सेकेंड, और इसी को आप वॉट कहते हैं। अब पावर आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमने सारी क्वांटिटीज पढ़ी है, आप एवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप इंस्टेंटेनियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप एवरेज लोगे, एवरेज पावर, तो उसे ऐसे लिख दो, इट्स डेल्टा W ओवर डेल्टा T। अब टाइम तो है ही डेल्टा T। अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर लेना चाहते हैं, सो ये एक स्टैंडर्ड टेक्निक है, हम काइनेमेटिक्स से सीखते हुए आए हैं कि लिमिट ले लो, इट्स डेल्टा T टेंड्स टू 0, इट्स डेल्टा W ओवर डेल्टा T, जिसे आप dW ओवर dt करेंगे। जी सवाल है, बस इतना ही कराया बस। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट्स डेरिवेटिव ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आप इसमें एक काम और कर सकते हैं। देखिए, वर्क डन को आप लिख सकते हैं, इट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन की जगह आप F डॉट एस रख दीजिए। जब आप वर्क डन की जगह F डॉट एस रखेंगे तो पावर होगी d ओवर dt ऑफ F डॉट एस। अब मैं आपसे कह रहा हूं, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, जो भी फोर्स इस पावर को डिलीवर कर रही है, इफ दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स, तो फोर्स को बाहर ले जाइए, तो ये बच जाएगा इट्स डॉट ds ओवर dt। एंड व्हाट इज ds ओवर dt? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। F डॉट v। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप लिख सकते हैं दिस इज FV cos थीटा। इसमें डाउट्स बताइए, फिर मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा। कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट नहीं। देखिए, पावर, मैकेनिकल पावर स्टडी कर रहे हैं। पावर कई तरह की होती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, बट राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल पावर। What is power? It's just rate of doing work. Power is work done in time t divided by time t. तो t टाइम में जो भी वर्क डन होगा, उसी वर्क डन को आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स पावर। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट इज जूल पर सेकेंड और वॉट। एवरेज पावर इज डेल्टा W ओवर डेल्टा T। डेल्टा W वर्क है जो डेल्टा T टाइम में हो रहा है। इंस्टेंटेनियस के लिए आप इसे डेल्टा T को श्रिंक कर देते हो, आप लिखते हो डेल्टा T टेंड्स टू 0, so that delta W by delta T is now dW over dt। ये dW over dt means डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। सवाल यहाँ तक क्लियर है? यस सर, जस्ट आप वर्क डन को लिख सकते हैं F डॉट एस। तो जैसे ही आप वर्क डन समझ में आ गई। F डॉट ds over dt, F डॉट v और FV cos थीटा, इतना लिखिए। कुछ छोटे छोटे डिस्कशंस और हैं इस पे, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल किसी का कोई मेजर डाउट हो तो बताइए इसमें। साजिद, जो क्वेश्चन नंबर 3 आप पूछ रहे थे, वही मैंने सॉल्व कराया था लास्ट न्यूमेरिकल, तो वहां से हो जाएगा। जो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 कुछ लोगों का डाउट था,
उसी से मिलता जुलता बिल्कुल मैंने लास्ट न्यूमेरिकल कराया था, तो अब वो जाना चाहिए। नहीं सर, न्यूमेरिकल सेम ही था सर। मैं के पूछ रहा था शायद, यहाँ पर एक्स पूछ रहा हाँ हाँ सो यस सर। था। अच्छा, क्वेश्चन 2 में भी इशू है। ठीक है साजिद, अभी करता हूँ। अभी क्लियर हुआ ये? शफक, राहिब, यस सर। इससे फिर रब करते हैं। हाँ सर हाँ राइट वाला मतलब हमदा, अगर फोर्स वेरिएबल है तो फिर ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन नहीं आएगा, फिर से आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो ऐसे लिखेंगे आप इसे, एफ डॉट डी एस ओवर डी टी प्लस डी एफ ओवर डी टी डॉट एस। तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा डिफरेंशिएशन का, हमदा, अगर फोर्स वेरिएबल नहीं है, फोर्स वेरिएबल दी हुई। स्वालिया, इतना हो जाए बताइए मुझे। यस सर हो गया। अब्दुल्ला, समझ में आ रहा है? मैंने काफी क्लासेस मिस करी हैं। सर Yes, जी। डेल्टा टी को जब हम 0 कर देते हैं लिमिट, तो फिर वो डी डब्ल्यू बाई डी टी कैसे हो जाता है, एक बार बता दीजिए। मुझे यही स्टैंडर्ड मेथड है एवरेज से इंस्टेंटेनियस में जाने के लिए। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के बीच का कोई फॉर्मूला नहीं है, यही नोटेशंस है कि dt का मतलब भी यही है कि आपने डेल्टा t को श्रिंक कर दिया। टाइम, कोई भी चेंज अगर बहुत छोटा हो जाए तो उसे हम d कहने लगते हैं। ये नोटेशंस हैं। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैं कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा, बस मैंने ये लिख दिया कि अगर चेंज बहुत छोटा है, जो मैंने यहाँ लिखा, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मीन्स चेंज बहुत छोटा है, तो वो अपने आप डेल्टा को डी लिखना शुरू कर देंगे। तो फॉर्मूला नहीं है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने, सिर्फ नोटेशंस। ओके सर। सर अगर चेंज इतना छोटा है कि वो नेग्लिजिबल है, तो हम उसे कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी लाइफ उस नेग्लिजिबल चेंजेस में क्या खत्म हो जाती है। इसको आप इंस्टेंट कहते हो रशाद, है ना? वो इंस्टेंट होता क्या है? अगर मैं आपको कह रहा हूँ टू इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या है? 2 और 2.00001, तो आपका जो गाड़ी का स्पीडोमीटर है वो आपको फाइनाइट सेकंड्स के बाद थोड़ा ना टाइम बताता है, स्पीड बताता है। हर इंस्टेंट पर आपको स्पीड बताता होगा। तो जिसको आप नेग्लिजिबल मान रहे हैं टाइम में, वही इंस्टेंट है, वही की स्पीड इंस्टेंटेनियस। वैसे ये डिस्कशन मैंने बहुत लेंदी डिस्कशन किया था जब हमने पढ़ा था एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। दोबारा वो पूरा 1 घंटे का डिस्कशन नहीं करना चाह रहा। सो दैट वाज अबाउट पावर। पावर में कुछ यूनिट्स और आप यूज करोगे, जैसे आप यूज करोगे हॉर्स पावर, जिसे HP कहते हैं। तो 1 हॉर्स पावर जो होगा दैट इज 746 वॉट। अगर कुछ कह रहा है कि हॉर्स पावर में कन्वर्ट कीजिए या हॉर्स पावर की टर्म्स में लिखिए, 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। इसके बाद एक और यूनिट आती है किलोवाट आवर। ये बेसिकली एनर्जी की यूनिट है। दिस इज 3.6 into 10 raised to the power 6 जूल। ये बेसिकली 1 यूनिट ऑफ मीटर रीडिंग है। One unit of electric meter reading। कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक मीटर है तो उसकी 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट पर आवर। 1 किलोवाट आवर होता है ना, मीटर की जो रीडिंग्स होती हैं वो रीडिंग्स बेसिकली किलोवाट आवर्स में होती है। और उसको कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन हम यूज करते हैं। तो ये लिख लीजिए, बेसिक यूनिट्स हैं, इन्हें हम यूज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। डन सर। रब कर दूं सब, लिख चुके? नो सर नो सर।
डन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखना शुरू कीजिए जिसमें आप पावर कैलकुलेट करोगे। दिस इज प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। आपने एक बॉडी ली, मान लो एक साइकिलिस्ट है, ये साइकिल का मास, साइकिल और साइकिलिस्ट का मिलाकर जो मास है दैट इज एम। इसे ऊपर लेकर जा रहा है विद अ वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v से वो साइकिल को ऊपर लेकर जा रहा है। वो आपसे पूछता है कि भाई इसकी कितनी पावर साइकिलिस्ट दे रहा होगा कि साइकिल को v वेलोसिटी से ऊपर ले जाए। तो क्वेश्चन है, a cyclist is moving up the plane with velocity v. So v velocity से ये साइकिलिस्ट ऊपर जा रहा है। कैलकुलेट पावर रिक्वायर्ड और आपको ये गिवन है दैट इंक्लिनेशन इज 1/3। 1/3 याद रखिएगा, शायद मैंने इससे पहले कभी ये नोटेशन यूज करी हो या ना करी हो। अगर किसी इंक्लिनेशन को वो कह रहा है 1/3, दैट मीन्स उसने आपको साइन की वैल्यू दी हुई है। दिस मीन्स साइन थीटा 1/3 दिया हुआ। ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक नोटेशन है। अगर कहीं लिख देता है 1/2 किसी इंक्लाइन प्लेन के लिए, दैट मीन्स साइन थीटा दिया हुआ है 1/2। तो यहाँ 1/3 दिया था, दैट मीन्स साइन थीटा इज 1/3। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस साइकिल को ऊपर लेकर जाना है v वेलोसिटी से। ये आदमी कुछ तो पावर स्पेंड कर रहा होगा ना साइकिल को ऊपर ले जाने में, तो पूछ रहा है कितनी पावर स्पेंड कर रहा होगा। सो पावर तक जाने के लिए आप पहले फोर्स की टर्म्स में सोचो। आप ऐसे सोचो कि ऊपर जाने के लिए कितनी फोर्स लगा रहा होगा। अब ऊपर जाने के लिए कितनी फोर्स लगाएगा वो आप ऐसे सोचो कि नीचे कितनी फोर्स एक्ट कर रही होगी। सर mg sin थीटा। नीचे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी उसी फोर्स के अगेंस्ट में से कुछ फोर्स लगानी होगी जो ऊपर लेकर जाए। तो देखो बड़ी सीधी सीधी कैलकुलेशन है। ये डाउन द प्लेन वेट एक्ट कर रहा है mg। कई बार आपको सिखा दिया कि वेट जैसे ही आए इंक्लाइंड प्लेन पर इसे रिजॉल्व कर दिया करो। इट्स mg cos थीटा और यहाँ आ गया mg sin थीटा। तो देखो पावर के न्यूमेरिकल्स में ना तुम बस ये निकाल लो कि जिस बॉडी की पावर के लिए कह रहा है बॉडी फोर्स कितनी लगा रही है। तो बताओगे मुझे ऊपर ले जाने के लिए इसने जो फोर्स लगाई होगी मैन ने, मिनिमम कितनी फोर्स अप्लाई करी होगी कि ऊपर चला जाए? सर mg sin थीटा। mg sin थीटा। तो फोर्स अप्लाइड बाय मैन to take cycle uphill, ऊपर लेके जा रहा हिल का, अप द इंक्लाइन। हाँ जी, तो ऊपर ले जाने के लिए ये जो फोर्स अप्लाई करेगा ये फोर्स होगी mg sin थीटा। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब मुझे चाहिए पावर स्पेंड। तो भाई पावर देखो सीधी सीधी सी बात है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लो। फोर्स भी ऊपर वेलोसिटी भी ऊपर, तो एंगल कितना हो गया? 0 सो फोर्स F हो गया इट्स mg sin थीटा, वेलोसिटी इज v cos 0 is 1। तो ये पावर हो गई। कम से कम इतनी पावर स्पेंड करेगा ऊपर ले जाने में। अब साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है तो साइन थीटा की वैल्यू रख दीजिए। साइन थीटा कितना दिया है? 1/3। तो ये पावर आ गया इट्स mg/3 into
सो इतनी आप पावर स्पेंड करेंगे इस साइकिल को ऊपर ले जाने में। क्लियर है यहाँ तक? सर ये आपने फोर्स के साथ क्या लिखा है? फोर्स मैंने एक्सटर्नल लिखा था बच्चा, ये एक्सटर्नल मैंने नीचे यूज नहीं किया, सिर्फ फोर्स ही रहने दो तो बात नहीं। ये मैन इतनी फोर्स लगा रहा है ऊपर ले जाने में साइकिल। मैं बताइए यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड, इतना लिख लीजिए। एक दो न्यूमेरिकल्स और करेंगे जरा पावर पर। ये समझ में आ रहा है ना, पावर की कैलकुलेशन, ज्यादातर कैलकुलेशन इसी रिलेशन से होंगी, एफ वी कॉस थीटा। तो पहले फोर्स निकालो जिस फोर्स की आपको जरूरत है बॉडी को ऊपर ले जाने में, और उस फोर्स से आप वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, पावर मिल जाएगी। इतना हो जाए मुझे बताइएगा, एक न्यूमेरिकल और करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट। डन सर। नो सर, नो सर। सर इसमें आपने लिखा था ना इंग्लिश इंक्लिनेशन इज 1 in 3, तो sin थीटा 1/3 हो गया, 1 in 2 sin थीटा 1/2। सर और भी कुछ ऐसे बोल सकता है 1 in समथिंग एल्स? नहीं, स्टैंडर्ड ये होता है 1 in 3, 1 in जब भी कह देगा दैट मींस sin थीटा। वो कुछ भी कहते हैं ना, वो कहते हैं 1 in 37, तो 1/37 is sin थीटा। सर ये बस sin थीटा के लिए ही है ना? बिल्कुल sin थीटा। सर यहाँ cos थीटा 1 क्यों लिया है? जी, cos 0 है ना भाई, अच्छा सर। फोर्स भी ऊपर है, वेलोसिटी भी ऊपर है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 डिग्री होगा, cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। डन सर। इसको रब कर रहा हूँ, सब लिख चुके? सर जो दूसरा बैच है उसमें वेक्टर कब स्टार्ट होगा? अभी तो थोड़ा टाइम है बच्चे, अभी तो उसमें मैंने एरर्स कंप्लीट कर रहा हूँ, कंप्लीट करते ही मैं वेक्टर स्टार्ट कर दूँगा, होपफुली नेक्स्ट फ्राइडे से, कमिंग नहीं नेक्स्ट फ्राइडे। ओके सर। अच्छा, इसके बाद सर दूसरे बैच में सिर्फ फ्राइडे क्लास होती है? नहीं बच्चे, प्रॉपर बैच है, थर्ड बैच है प्रॉपर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, उसके बाद मरियम वेक्टर्स में तो काफी क्लासेस लग जाती हैं, वेक्टर्स कंप्लीट होते ही फिर काइनेमेटिक शुरू हो जाएगा। सो एक न्यूमेरिकल और लिखिए, एन एलिवेटर of mass capital M with person of mass small m is moving upwards with velocity v. What is the power delivered by elevator? So देखो, सोचना ऐसे कि एलिवेटर इसको ऊपर ले जाने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, वेलोसिटी तो दी हुई है, तो ये एलिवेटर है, मास कैपिटल एम, इसमें एक स्मॉल एम मास का आदमी भी रख दिया, ये केबल होगी एलिवेटर की जिससे ये ऊपर जा रहा है। टेंशन लग रही होगी, जो टेंशन इसे ऊपर लेकर जा रही है। करिए जरा, कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितनी पावर चाहिए होगी v वेलोसिटी से इसे ऊपर ले जाने की। और याद रखिएगा, v दिया है, कैपिटल M दिया है, स्मॉल m दिया है, और कोई टर्म मत ले आना बीच में। तो क्या लिखा है साइड में, एरो के साइड में? वेरी गुड आसिया, उज़ैर आपका गलत है।
आसिया का सही है बिल्कुल। सर अब भी गलत है। अब भी गलत है। बस एक आसिया का सही है, एक उजैर ने ट्राई किया और कोई नहीं। सर रुकिए प्लीज। अच्छा चलिए करिए। फातिमा आपका मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो साइन आ रहा है वो साइन गड़बड़ है। जरा सोचिए क्यों गलत साइन आ रहा है। बाकी सब सही है फातिमा, बस वो जो नेक्स्ट साइन आ रहा है वो गड़बड़ है। जी उजैर यही होगा, उसकी वैल्यू रखिए। क्या समझा? ठीक है, ठीक है फातिमा, फिर सही। अब सही है जी फातिमा, अब सही बिल्कुल। नहीं रशाद गलत है। शफाक आंसर क्या है? हाँ उजैर अब सही है। करिए करिए करिए। नहीं हुदा गड़बड़ है, गलत कर रही हैं आप। अलीना गलत कर रही हैं आप। नहीं, मदीहा का सही है। सामिया गलत है। मरियम गड़बड़ है। टी निकालिए आप। टी कैलकुलेट कीजिए, टी कितना है फिर निकालिए। हाँ साजिद अब सही है। पावर है ना, वर्क डन नहीं पावर। सो देखिए यहाँ जो टोटल वेट एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड्स, आतिफ टाइम की जरूरत नहीं है। टाइम की जरूरत नहीं है अगर आपको फोर्स और वेलोसिटी पता है, टाइम तो दिया ही नहीं उसने। तो देखिए पूरे इसका मास गिवन है कैपिटल एम, बॉडी का मास गिवन है स्मॉल एम, टोटल मास हो जाएगा m प्लस एम जी। सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और इक्वेशन से टेंशन निकाल लेनी। देखो उसको ऊपर कौन खींच के लेकर जाता है एलिवेटर को? टेंशन टी। नहीं अलीना गलत है। पुल एलिवेटर अपवर्ड्स। तो आपको किसी तरह से टेंशन निकालनी। इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0। आप इक्वेशन लिख दीजिए। टी, हाँ राहिब अब कुछ ठीक है। टी माइनस एम प्लस एम जी इज इक्वल टू 0, ऐसी तो होगा। टी ऊपर एक्ट कर रहा है, एम प्लस एम जी नीचे एक्ट कर रहा है और कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से टेंशन आया विच इज m प्लस एम इंटू जी। और एक बार टेंशन आ गया तो आप पावर निकाल सकते हैं। पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सो पावर इज सिंपली एफ वी कॉस थीटा। तो यह फोर्स क्या है? फोर्स टेंशन के इक्वल है, वेलोसिटी v। एंगल कितना हो गया? देखिए फोर्स भी ऊपर वेलोसिटी भी ऊपर, 0। टेंशन की वैल्यू रख दीजिए। चलिए बताइए यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर मैंने टेंशन की जगह फोर्स लिया है, वो भी तो सही होगा ना? मतलब T इज इक्वल्स टू की जगह मैंने F इज इक्वल्स टू m प्लस एम जी लिया है। एक ही बात। तो मेरा सेकंड वाला सही था, वो मैंने गलती से प्लस नहीं लगाया, इज इक्वल टू का साइन आ गया। अच्छा 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 अच्छा। चलिए एक तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं पावर के ऊपर कि जहां आप फोर्स डिसाइड करोगे, वेलोसिटी के साथ डॉट लोगे और आपको पावर मिल जाएगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पावर के ऊपर जहां आपको पावर देगा और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट में से कुछ कैलकुलेट करवाता है। सर फक हुआ ये? सर जी रशाद भाई।
सर अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होते, कुछ वैल्यू होती तो फिर कैसे करते? तो आप राइट में लिखते हैं, आपको सिखाया गया एफबीडी में कैसे इक्वेशन लिखते हैं, तो आप यहाँ लिखते हैं m + m × a, तो आप टेंशन निकालते हैं, है ना, राइट में जाकर ऐड हो जाता है। एक चीज बहुत ढंग से याद रखिएगा, सिलेबस बहुत वास्ट है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आफ्टर फ्यू वीक्स काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन बिल्कुल साफ हो जाएगा, कुछ ही हफ्तों में बाकी पिछले की सारी चीजें बिल्कुल साफ हो जाएगी, अगर आपने साथ साथ रिवाइज नहीं किया तो। बहुत वास्ट सिलेबस है लेवल, साथ साथ करना होगा। हाँ जी सर ये e माइनस m + m से ये एक बार समझाइए। एफबीडी, ये जो एफबीडी बनाया, मैं एफडी की इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये याद है कुछ, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स, एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, एक नीचे एक्ट कर रही है, जहां मोशन होगा उसे पॉजिटिव लेते हैं, तो टी पॉजिटिव ले लिया, m + mg नहीं, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, इसलिए राइट साइड 0 होगी। ओके सर। राइट, ये दोनों आईडी से आप ही हैं? नेटवर्क इशू हो रहा है। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं इसको। नेक्स्ट सर जी भाई। सर अगर एलिवेटर नीचे जाता तो हम वो m + mg - t करते। बिल्कुल, लेकिन आंसर तो सेम आता जब तक एक्सेलरेशन 0 है। जी सर जी। राइट साइड 0, अगर राइट साइड में एक्सेलरेशन होता तो फिर कहानी थोड़ी सी चेंज होती। चलिए इसको मैं सिखा देता हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। सो देखिए यहाँ आपको बॉडी का मास दिया है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इंजन सप्लाई कांस्टेंट पावर P, पोजीशन एंड वेलोसिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसे स्टार्ट कीजिए, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स को आप लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो इट्स dv/dt। तो ये हो गया पावर इज मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी। MAV, तो ये dv/dt और ये v। ओके आसिया, बस चेक करते हैं। आसिया शायद ठीक आ रहा है, शायद आपका आंसर भी चेक करते हैं।
एम डी वी ओवर डी टी इंटू वी, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और एम से डिवाइड कर दीजिए, पी बाय एम डी टी आ गया, इट्स वी डी। तो देखिए ये वेलोसिटी में चेंज है डीवी डी टी टाइम में, आपको टोटल चेंज के लिए आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब टाइम 0 है तो आपसे कह रहा है बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो वेलोसिटी 0 है, लोअर लिमिट आ गई। जब टाइम टी हो गया तो कुछ वेलोसिटी वी हो गई। यहाँ ये कांस्टेंट है पी बाय एम, तो इसे आप बाहर ले जाइए, सिर्फ डी टी बच गया। लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टी, यहां से वी डी वी है, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू वी। सो ये p बाय m कांस्टेंट है, dt को जब आप इंटीग्रेट करोगे t 0 टू t, इसका इंटीग्रल v स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, इट्स 0 टू, सो इट्स p बाय m, इट्स t माइनस 0, इट्स हाफ, it's v square minus 0 square. So this is p by np is half v square. So यहाँ से v square आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, it's 2pt by m, और आप यहाँ से v लिख सकते हो, v is root over 2pt by m. तो सिर्फ आपसे कह रहा है कि अगर पावर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम पर कैसे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। अब सेकंड पार्ट में कहता है वेलोसिटी तो हो गया, पोजीशन बताइए। तो इसके आगे आप सॉल्व करेंगे। पोजीशन के लिए आप वेलोसिटी को ऐसे लिखो dx ओवर dt, और इसे आप लिख दो रूट ओवर 2pt बाय, और मुझे यहां से x का एक्सप्रेशन निकाल कर बताइएगा क्या हो। लिखिए इतना, और इसमें कहीं अटके हैं आप, कोई डाउट है तो बताइए। भाई बिल्कुल सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल एक एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी वर्कआउट करेंगे। ये क्लियर है सबका? यस सर। बाकी लोग ऐसे क्यों लग रहा है शॉक में बैठे, वो क्या हो गया है? अरे हुआ ये समझ में आया? यस सर। मुझे सेकंड पार्ट सॉल्व करके बताइए x कितना आ रहा है। आप अज्यूम कर सकते हो कि t इक्वल टू 0 पर x 0 था, ओरिजिन से स्टार्ट करें। t इक्वल टू 0 पर x 0 था, लोअर लिमिट डिसाइड करने में काम आएगा, और t इक्वल टू 2 पर x x हो जाएगा, अपर लिमिट। मुझे x बता दो बस, टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है। आसिया करिए, कैलकुलेट कीजिए सर। ये सब कर रही हूँ। v आपका बिल्कुल सही था, अब x कैलकुलेट कीजिए। सर रूट 2p बाय m 2t रूट 3/2/3। ठीक है, ठीक है। सर इसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये तो ऊपर अलग वो है। डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ओके सर। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वैसे ही हैंडल करो। यस सर।
चलो जी, जहर का आ गया, बस 1 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करना मैं शुरू कर दूंगा। चलिए, इतना लिख लिया। तो देखिए, आपने dx by dt कैलकुलेट किया, dx over dt आया रूट ओवर 2pt बाय, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dx आ जाएगा रूट ओवर, भाई ये 2p बाय m तो कांस्टेंट है, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं, t टू द पावर हाफ dt। अब इसे आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई छोड़िए, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड, 2p बाय m t टू द पावर हाफ dt। तो जब टाइम 0 है, पोजीशन 0 ओरिजिन पर रखा है, जब टाइम t हो जाएगा, पोजीशन x हो जाएगा। dx को इंटीग्रेट कीजिए, x लिमिट इज फ्रॉम 0 टू x, रूट ओवर 2p बाय m कांस्टेंट है, इसे अलग ले जाइए, t टू द पावर हाफ है, इसे इंटीग्रेट करना होगा, इसका इंटीग्रल होगा t टू द पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t। सर मेरा आंसर सही है? ऐसे अभी t नहीं लिखा आपने, वो t भी तो होना चाहिए, t का ही काम है, e to the power 3/2 होगा मैंने। तो ठीक है। So that's root over p by m, इसकी लिमिट रख दीजिए, t टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, हाँ से आप ठीक है, फ्रॉम 0 टू, सर ये t की पावर हाफ कैसे आ रही है? रूट है ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर इज हाफ, रूट के अच्छा, बाद, तो सर उसे रूट में से रिमूव कर दिया t को। तो ये आ गया रूट ओवर 2p बाय m, 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा, लिमिट रख दीजिए t टू दी पावर 3/2 माइनस t टू दी पावर 0, sorry not t to the power 0/0। So you have x is equal to, it's 2/3 root over 2p by m t to the power 3/2. So ये x है, it's 2/3 root 2p by m t to the power 3/2, ये x की वैल्यू, तो x कैसे वेरी कर रहा है t to the power 3/2 से। चलिए इतना लिखिए, फिर हम आगे बढ़ें। इतना हो जाए तो बताइए। साजिद, रूट के अंदर लेकर जाओगे तो क्यूब करना होगा ना, अगर आप रूट के अंदर इसे लेकर जाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 रूट ओवर 2p, रूट के अंदर जाकर t क्यूब बाय m हो जाएगा। यहां पर क्या है, उसको अंदर ही रहने दूं,
इंटीग्रेट कैसे करोगे? इंटीग्रेशन के लिए तो पावर पता होनी चाहिए ना। इंटीग्रेट कैसे करोगे? इंटीग्रेट करने के लिए पावर पता होनी चाहिए। पावर क्या? तो इसे इंटीग्रेट करेंगे आपको पावर हाफ रखनी होगी। समझ में आ रहा है साजिद? अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं ना, तो इंटीग्रेट करने के लिए इस फॉर्म में होना चाहिए एक्सप्रेशन, तो आपको उसे लिखनी होगी। जी फातिमा। अच्छा, नया बैच है, उसमें डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कब होगा? थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं वेक्टर्स के बाद यूजुअली कराता हूँ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तभी तो वेक्टर्स भी स्टार्ट नहीं साजिद, सिर्फ dt को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अगर t है तो t तो साथ में इंटीग्रेट होगा ही होगा, आप छोड़ नहीं सकते। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब से जो फिजिक्स पे जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप घर पर नहीं पढ़ेंगे, एटलीस्ट असाइनमेंट सॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर धीरे धीरे आप पीछे छूटते चले जाओगे। सिर्फ क्लास लेक्चर सुनकर आगे की चीजें समझने में परेशानी आएगी आपको। तो जो लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, घर पे कुछ भी असाइनमेंट भी सॉल्व नहीं करते, वो 2-3 क्वेश्चंस जो मैं देता हूँ, तो फिर आपको धीरे धीरे क्लास में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, और होगा ये 1.5 महीने के बाद आप बैच छोड़ देंगे। क्योंकि अब जो टॉपिक्स आएंगे वो अच्छे टफ टॉपिक्स हैं, इन्वॉल्व हो जाती है फिजिक्स बहुत ज्यादा आगे जाकर। लाइक आगे जाके जो टॉपिक्स होंगे उसमें काइनेमेटिक्स से लेकर वर्क एनर्जी पावर तक सब एक साथ यूज होगा। सर आपकी आवाज याद नहीं है तो बड़ी परेशानी आएगी मेरे लेकर आने। हाँ सर बताइए। देखिए मान लीजिए यहाँ एक पंप लगा है, ये पंप क्या करता है, कुछ एच डेप्थ में से कुछ वाटर निकालता है, डीएम वाटर, और उसे यहां फेंक देता है विद अ वेलोसिटी v। सो पंप क्या काम कर रहा है, पंप टेक वाटर फ्रॉम डेप्थ, वैसे डेप्थ को h नहीं लिखना चाहिए, डेप्थ को d लिखना चाहिए। पंप तो डेप्थ से निकाल रहा है, डेप्थ d, and throw it with velocity v। सर उसको डीएम क्यों लिया है? स्मॉल अमाउंट ले रहा हूँ क्योंकि वाटर वेरिएबल होगा ना, पंप थोड़ा थोड़ा करके निकालेगा तो नीचे जो वाटर है उसका मास भी वेरी करता चला जाएगा, इसलिए स्मॉल अमाउंट इसको डीएम। ओके सर। अब देखिए पंप दो चीजों में वर्क डन कर रहा है। पंप एक तो वर्क डन कर रहा है वाटर को डी डेप्थ से उठाने में, फिर पंप दूसरा वर्क डन कर रहा है इसको वी वेलोसिटी से पुश करने में। दोनों काम में पंप वर्क डन कर रहा है। वी इसको उठाने में भी कुछ वर्क डन कर रहा है, फिर उसे बाहर फेंकने में भी वर्क डन कर रहा है। तो आप लिख सकते हो वर्क डन बाय पंप। दो वर्क डन कर रहा है, एक कर रहा है mgh वर्क डन, dm g d। अब इसको यार d लिखने में ये परेशानी आती है, दो दो d हो जाएंगे, इसीलिए h लिखते हैं शायद। भाई डेप्थ h है, mgh होता है ना, dm gh, h डेप्थ से निकाल लिया, प्लस v वेलोसिटी से प्रोवाइड किया, मींस इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी, हाफ dm v स्क्वायर। सो इतना वर्क डन पंप ने कर दिया। ये वर्क डन किया पानी बाहर निकालने में, जिसे आप लिखते हैं mgh, मास इज dm। फिर इसको v वेलोसिटी से फेंका,
दैट मीन्स इतना वर्क डन दिया इसे काइनेटिक एनर्जी देने में, हाफ dm v स्क्वायर, ये वर्क डन हो गया पंप का। अब आपको चाहिए रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर ही तो चाहिए। पावर के लिए dt से डिवाइड कर दीजिए। जब आप dt से डिवाइड करेंगे, आप दोनों टर्म्स को dt से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा dmgh बाई dt प्लस हाफ dm बाई dt इंटू वी स्क्वायर। तो ये पावर का एक्सप्रेशन हो जाएगा, पंप की इतनी पावर पंप एक्सपेंड करेगा। आप में से जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट में बड़ा शौक है इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनाने का, बहुत ट्रेंड है कि यहाँ से जरूर बनता है पावर से एक आध क्वेश्चन, पावर ऑफ अ पंप से एक आध क्वेश्चन। सर हाँ जी बताइए। सर मास तो कांस्टेंट होता है सर, वो कैसे डिफरेंशिएट होगा? भाई मान लीजिए नहीं, मास नीचे मास था वाटर का 100 kg, जी सर। पहले मैंने कुछ 1 ग्राम वाटर निकाला, 2 ग्राम वाटर निकाला, 3 ग्राम वाटर निकाला, तो वो मास तो चेंज हो रहा है ना नीचे। ओ जी सर, जी सर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज dm by dt। सर हाफ dm v स्क्वायर क्यों लिया है हमने? इसलिए लिया क्योंकि पंप जब v वेलोसिटी से फेंक रहा है तो पंप कुछ काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ना वाटर को। पंप अगर v वेलोसिटी से मास ऑफ वाटर को फेंक देता है तो पंप क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ना। यस सर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। और सर mgh क्यों लिया फिर? h हाइट से उठा भी तो रहा है, उठाने में भी तो पंप कुछ वर्क डन कर रहा होगा, वो mgh की तो वो माइनस mgh क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर उठा रहा है पंप, पंप पानी को ऊपर खींच रहा है, पंप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा जो वेट के इक्वल होगा। ग्रेविटी का वर्क डन है, ये पंप का वर्क डन, और ये ऊपर खींचता चला जा रहा है, तो फोर्स भी ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। सर ये डीएम मतलब मास है ना? मास है, वाटर का मास। डन। अच्छा, बस कल एक एफिशिएंसी से मैं स्टार्ट करूंगा। पावर इज कंप्लीटेड, बस एक न्यूमेरिकल रह गया, एफिशिएंसी बस लिख कर छोड़ रहा हूँ, मुझे याद दिलाना है कि मुझे एफिशिएंसी से स्टार्ट करना है। आज से यही छोड़ेंगे, कल इसको कंटिन्यू करेंगे एफिशिएंसी। सो कल हम फिर इसको कंप्लीट कर एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एक क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कल, उसे करेंगे, फिर हम कोलिजन पर आ जाएंगे। सर जी सर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है dmg प्लस हाफ dm v स्क्वायर, उसके बाद से एक बार बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा मुझे। तो इतना वर्क डन किया पंप ने वाटर को उठाकर और v वेलोसिटी देने में, मुझे चाहिए रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का क्या मतलब होता है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इतना काम करने में पंप को कुछ टाइम लगा होगा, मैंने उसे dt कह दिया, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मींस वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर दिया, और इसी तो dw ओवर dt को आप पावर कहते हैं। जब मैं यहाँ किसी चीज से डिवाइड करूंगा तो इसे भी करना पड़ेगा इक्वेशन में, दोनों साइड डिवाइड कर। यस सर। चलिए क्लास ओवर, आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल हम कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू।